अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, वो है कि डिवोर्स का जो है ना बिगेस्ट रीज़न क्या है। इतनी ज़्यादा जो डिवोर्सेस हो रही हैं, तलाक हो रही है, तो उसमें क्या सिचुएशन हो जाती है, क्या बात है कि आजकल इतना ज़्यादा जो है वो डिवोर्सेस हो रही हैं। तो इसमें जो मेरी मेरा जो मैंने लोगों के साथ बातचीत की है, जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों के सारे सिचुएशंस का, तो उससे मुझे जो एक बहुत बड़ी बात नज़र आती है ना कि जब भी कोई आर्गुमेंट होता है, कोई फाइट्स होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, तो उन सिचुएशंस में जो है ना मोस्टली क्या हो रहा है कि कपल जो है ना वो एक जो होता है ना वो हेल स्टॉर्म की तरह हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा यू नो दबाव डालता है, गुस्सा करता है, चीखता चलाता है। और दूसरा जो होता है ना वो टर्टल शेल की तरह ना वो अंदर ही अंदर जाया जाता है, वो खामोश होता जाता है, साइलेंट होता जाता है, वो जो है ना वो खामोशी की तरफ चला जाता है। तो एक तो बोल कर अपनी भड़ास निकाल लेता है, दूसरे को दबा लेता है, उस पर कंट्रोल करना चाहता है, उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको दबा लेता है। लेकिन दूसरा जो है ना वो बोल नहीं पाता है, वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, अंदर ही अंदर जो है ना खामोश रहता है, और फिर इवेंचुअली वो बिल्कुल ही उसका जो है ना कोल्ड हो जाता है। उसके जज्बात जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल जो है ना ना उसका दिल चाहता है कोई फ़िज़िकल ताल्लुक़ रखे, कोई इमोशनल ताल्लुक़ रखे, और वो उसको एक तरह से अबैंडन कर चुका होता है, छोड़ चुका होता है बहुत पहले, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। वो उससे बहुत ज़्यादा उसके ना फासले हो चुके होते हैं, दिमाग के और ज़हनी भी और फिज़िकल भी। तो वो बेसिकली वो अंदर से ख़त्म हो चुका होता है, अंदर से जो है ना वो कोल्ड हो चुका होता है। तो ये अगर देखा जाए तो वो अंदर से दिमाग से उस बंदे के साथ जो है जो कि बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म बना हुआ था, बहुत गुस्सा करता था या बहुत ज़्यादा बोलता था, भड़ास निकालता था, वो उससे डिवोर्स ले चुका होता है। इमोशनली वो ऑलरेडी डिवोर्स ले चुका होता है। पेपर वर्क तो बाद में होता है, बाद में वो डिसीजन लेता है और कहता है कि चलो पेपर वर्क भी कर लें और डिवोर्स भी हो जाए। तो लेकिन दिमाग के अंदर वो डिवोर्स पहले ही हो चुकी होती है और वो डिसीजन ले चुका होता है। अब जो होता है जब वो अपना इज़हार करता है इस डिसीजन का कि हाँ भई मुझे तो आई एम डन, मुझे तो ख़त्म हो गया ये सारा रिलेशनशिप, हमारे बीच में कुछ नहीं रहा है। तो उस वक़्त हेल स्टॉर्म जो होता है, जो बहुत जज़्बाती था, जो गुस्सा करता था, उसको अब समझ आती है, ओह! ये क्या हुआ? ये मतलब मैं ये तो नहीं चाहता था, मुझे ये तो नहीं मंज़ूर था कि वो मेरी ज़िंदगी से ही निकल जाए। तो वो जो होता है अब वो उसको मनाने लगता है, मगर अब दूसरा जो है वो बिल्कुल कोल्ड हो चुका होता है, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है, उसके कोई जज़्बात नहीं रह गए होते, उसके पास कुछ भी नहीं रह गया होता उसको देने के लिए। तो बिल्कुल ही उसका जो है ना दिमाग जो है ना वो उससे हट चुका होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करें? अगर तो अभी भी कोई चांस है कि आप लोग जो है अपने जो है ना सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, और एक शख्स बहुत चाहता है कि वो ठीक हो जाए और दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सॉल्यूशन की तरफ ये कि एक तो उसको वो मनाए, वो सॉल्यूशन की तरफ आए। तो उसके लिए उसको कम्युनिकेशन जो है ना वो ओपन करनी होगी, क्योंकि कई दफ़ा ये जो होते हैं, ये जो टर्टल शेल में चला जाता है, जो खामोश हो जाता है, वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता, लेकिन उसको चाहिए कि वो कम्युनिकेशन की तरफ आए। और ये कम्युनिकेशन जो है ना दोनों में होनी चाहिए इमोशनल सेफ्टी के साथ। इमोशनल सेफ्टी पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो प्लीज़ देखिएगा। तो इमोशनल सेफ्टी में ये होता है कि वो जो है कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं बगैर इमोशनल हुए हुए, बगैर झगड़ा किए हुए, बगैर जो है लड़ाई किए हुए। तो वो अपना जो है ना प्रॉब्लम के ऊपर बात कर सकते हैं, ये होती है इमोशनल सेफ्टी। तो ये चीज़ वो डेवलप करें और कम्युनिकेट करें, चाहे वो कितनी भी तल्ख बातें हैं, कितनी भी बुरी बातें हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, लेकिन वो उस पर बात करें। तो अगर ठीक करना चाहते हैं, लोगों से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको रिज्यूम करें, उसको वापस लेकर आएँ और कोशिश करें कि बग़ैर झगड़े के एक-एक पॉइंट को जो है वो उसको रिज़ॉल्व करें कम्युनिकेट करके। अब इसमें भी जब है तो लोगों की एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है? कई दफ़ा जो होता है, एक स्पाउस जो होता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कई दफ़ा वो ऐसी पाबंदियाँ लगाना चाहता है, ऐसी जो है ना वो बाउंड्री सेट करना चाहते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होती। तो ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि अगर मैं उस शूज़ में हूँ, अगर मैं उसकी जगह पे हूँ, तो क्या मैं ये पाबंदियाँ सह सकता हूँ? और उन चीज़ों पे नाराज़ होना गलत होता है कि जो कि आप अपने लिए पसंद नहीं करते हो। तो ऐसी पाबंदियाँ, ऐसी बाउंड्रीज़ लगाना भी गलत होता है कि जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। या अगर कोई मर्द है तो अपने बहनों के लिए पसंद नहीं करता, अपनी बेटियों के लिए पसंद नहीं करता, तो वो अपनी बीवी पे भी वो पाबंदियाँ ना लगाए, जो कि वो अपनी बहन और बेटी पे नहीं चाहता है।
اس کے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے کہ نہیں ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے تو کچھ اور ہوں گے لیکن میری بیوی کے لیے جو ہے نا یہ میری رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں. تو یہ جو ہے وہ اسلامکلی بھی وہ کچھ چیز ایسی غلط نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ جو چیزیں اللہ نے اجازت دی ہے عورتوں کو بھی تو اس کو ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. تو ڈبل سٹینڈرڈز نہیں رکھنے چاہیے. ویسے بھی وہ حدیث یاد آتی نا اس موقع پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اگر کوئی چیز ہمیں اپنی فیملی کی عورتوں کے لیے نہیں پسند تو ہم اپنی بیوی پہ بھی وہ پابندیاں اور باؤنڈریز نہ لگائیں. تو اس لیے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے اور ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر لو کہ ہماری ڈفرینٹ برینس ہیں اور ہم جو ہے ڈفرینٹ اوپینینس ہوں گی، ڈفرینٹ اپروچ ہوگی. تو اس کو لے کر چلو. یہ مت سوچو جی ہمارے میں جو ہے نا ہم بہت ڈفرینٹ ہیں، ہمارے میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر بات پہ ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے، ہر بات کے اوپر جو ہے نا ہم جو ہے نا ڈفرینٹ اوپینینس رکھتے ہیں تو ہم تو بالکل کمپیٹیبل نہیں ہیں، تو ہم جو ہے نا بس اب ہمیں ڈیورس چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. جہاں بھی دو بندے ہوں گے، دو برینز ہوں گے، وہ ڈفرینٹ ہی بات کریں گے، ڈفرینٹ ہی سوچیں گے، ڈفرینٹ طریقے سے ہی کوئی چیز کو پریزنٹ کریں گے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس چیز کو سمجھ لیں. اور اگر ابھی جو ہے یہ ابھی ڈیورس کا سوچ رہے ہیں یا پروسیس چل رہا ہے اور ابھی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ غور کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ پہلی شادی پہ محنت کر لو، یہ محنت کے رشتے ہیں. دوسری شادی نبھانا اور زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو پہلے رشتے کو اچھے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. کہیں بھی ہوگا تو دونوں کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈفرینسز آئیں گے. تو کبھی ڈائریکٹ ڈفرینسز ہوتے ہیں، کبھی فیملی کی وجہ سے ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن ان کو سالو کیا جا سکتا ہے. ہر جگہ یہ ہوتے ہیں لیکن ان کو سالو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. یہ کوئی وہ حل نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی بات پہ، ذرا سی بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے کو چھوڑ دو. چھوڑنا کوئی حل نہیں ہوتا. پھر دوسرا چاہیے ہوگا، دوسرا کمپینین چاہیے ہوگا، دوسرا پارٹنر چاہیے ہوگا. پھر اس کے ساتھ ایک نئے سرے سے آپ اس کو سمجھنا شروع کرو گے اور اس کے ساتھ جو اپنے پرابلمس کو سالو کرنا شروع کرو گے. کیونکہ 2-3 مہینے کے بعد سب سیم ہو جاتے ہیں، شادی کا رشتہ سیم ہی ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کہ وہ آپ کو پھر سے محنت کرنی پڑے گی. تو پہلے پہ ہی محنت کر لو اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرو اور پرابلمس کو سالو کرو. تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو تک ٹیک کیئر. اگر کوئی میرے سے کنسلٹ کرنا چاہے، اپنے کے پرابلمس چل رہے ہیں، تو پھر میں فون نمبر ڈال دوں گی اس میں، تو آپ اسے کر سکتے ہیں. کامنٹس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کیا پرابلمس چل رہے ہیں تو ہم ان کو کیسے سالو کریں. تو چلیں نیکسٹ ویڈیو تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ.